ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थी जो क्लास में बैठे हैं या चैनल से जुड़े हैं, मैं सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, 12th क्लास के विद्यार्थी हो या 11th क्लास के विद्यार्थी या फिर आप लोग कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, मैं सभी विद्यार्थियों के लिए आज फिर देखा जाए केमिस्ट्री की क्लास में नोबेल गैस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में जो आपके हमने जो नोबेल गैस से रिलेटेड जो बात आप लोगों को बताए वो आप लोगों ने देखा होगा, देख लिया सभी ने। और नहीं तो कॉपी को पुनः निकाल लीजिए और फिर आगे का स्टोरी बढ़ाते हैं इसकी। लेकिन नोबेल गैस से वर्ड में नोबेल जो है कई जगह लगते हैं। एक नोबेल गैस है, एक नोबेल मेटल है। तो किसी भी चीज के आगे नोबेल लग जाए, जैसे पुरस्कार में एक नोबेल पुरस्कार है, तो नोबेल पुरस्कार जो है कोई खास वर्क के लिए दी जाती है। कोई साधारण कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें नोबेल प्राइज नहीं दी जाती है। तो किसी को नोबेल प्राइज जब सुनते हैं आप लोग, तेकर मतलब वो कोई खास सी खोज किया है, इसके पूर्व ऐसा कोई नहीं इससे रिलेटेड किया। देखिए, अगले दिन हमने आप लोगों को बतलाए थे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ठीक है ना? यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये 6 जो है ऐसे तो आज के डेट में एक और आ गया है जिसकी अभी पूरी कहानी नहीं आया है। ऑक्टीनियम एक भी निष्क्रिय गैस के ग्रुप में आया है, नोबेल गैस में आया है, जो कि अभी ये नव यानी नया खोज में आया है। इसकी पूरी कहानी अभी हम लोग को पता नहीं है। तो देखिए, ये हीलियम से लेकर रेडॉन तक के जो आपका तत्व है वह सब के सब गैसीय रूप में है। और गैसीय रूप में है तो इसकी पूरी कहानी आप लोग के अगले दिन हमने सुनाया, कैसे कैसे कहाँ कौन पाया जाता है। अब ये जान लीजिए सभी विद्यार्थी कि नोबेल गैस जितने भी है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखोगे तो तुम यही पाते हो कि देखिए, इसमें हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 2 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं आप लोग सेल में, सब सेल में और वाइटल में, तो देखता है इसका इलेक्ट्रॉन जो है आपका एस और वाइटल में ही रह जाता है। तो नियमतः हीलियम को ऐसे एस ब्लॉक में रखना चाहिए ना। यानी कि चूंकि हम लोग यानी पीरियोडिक टेबल के बारे में बताए थे कि किसी एटम का या किसी तत्व के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में प्रवेश करता है उसी ब्लॉक का वो तत्व कहलाता है। तो नियम है कि बताओ, हीलियम की परमाणु संख्या जब 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉन तो बताओ एस सबसेल में ही भर गया। तो एस सबसेल में भर गया, इसका मतलब नियमतः इसको एस ब्लॉक का तत्व होना चाहिए। लेकिन एस ब्लॉक में बताओ हीलियम को नहीं रखा गया। इसके पीछे यही कारण था कि हीलियम का सारा गुण जो है वो आपका इनर्ट गैस या नोबेल गैस से मिलता था, इसलिए मजबूरन हीलियम को ग्रुप नंबर 18 में नोबेल गैस के साथ रखा गया। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए इसमें बाकी नियॉन से लेकर रेडॉन तक आइए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास लिखा गया है, इसमें देखा जाए दूसरा नियॉन के लिए 2s2 2p6 है, माने दूसरी कक्षा है। यहाँ 3s2 3p6 है, यहाँ 4s2 4p6 है, 5s2 5p6 है, 6s2 6p6 है। इसका मतलब कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है या अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखोगे तो यही आ रहा है NS2NP6, है ना। एस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन।
अब तुम्हें लोग बताओ एन का मतलब यहाँ पर हो गया कक्षा संख्या। तो कक्षा संख्या में एक में तो खैर आपका बताइए हीलियम के लिए कोई लागू नहीं हो रहा है, तो यहाँ एक का मान तो समाप्त हो जाएगी। बाकी एन का मतलब दूसरी कक्षा से शुरू होता है, तो देखिए नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। मतलब इसके बाद सातवां लिए अनऑक्टेनियम के लिए जो लिए हैं, जो नया अभी खोज में आया है। तो इसके देखा जाए अगर इसकी अंतिम कक्षा के सबसेल पर अगर ध्यान दिया जाए और उसके ऑर्बिटल पर अगर ध्यान दिया जाए तो आपको बहुत ही आपको निष्कर्ष निकल जाता है यही से। क्योंकि तुम लोग को बताएं कि देखिए किसी तत्व का परमाणु किसी बॉन्ड में या अभिक्रिया में तब भाग लेता है जब उस परमाणु के पास या उस परमाणु की अंतिम कक्षा का जो सबसेल होता है उसके ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तब तो ठीक है, वह बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। लेकिन जब उसका जो अंतिम कक्षा की ऑर्बिटल है और जिस ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अगर उतना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो बताइए क्या वह परमाणु बॉन्ड बनाने में भाग लेगा या क्या वह रिएक्शन में भाग लेंगे परमाणु? नहीं लेगा। इसलिए यहाँ पर देखा जाए क्योंकि इसके बताओ इस ग्रुप में जितना भी तत्व है और इसके अंतिम कक्षा पर अगर ध्यान दोगे तो जैसे कि बताओ कि आर्गन के लिए 3s2 है और 3p6 है और s का एक ऑर्बिटल है और p का 3 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो यहाँ देखा जाए s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है और p में भी देखिए जितना 3 ऑर्बिटल है तो सब में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है कि नहीं है। अब देखा जाए नियोन में आइए s का एक ऑर्बिटल है, p का देखिए 3 ऑर्बिटल है, s में बताओ एक ऑर्बिटल तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 ऑर्बिटल तो तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए तो क्या इस तत्व की परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? नहीं। क्या इसमें इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराना आसान है? कहीं है जगह? नहीं है। तब बताओ इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करना भी मुश्किल है कि नहीं है? क्योंकि जितने भी इसके ऑर्बिटल है प्रत्येक ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तब पेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन है ही तो उस पेयर्ड को आसानी से तोड़ नहीं सकते हो, अनपेयर्ड उसको कर नहीं सकते हो या फिर बाहर से चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रविष्ट नहीं करा सकते हो। इसलिए इनके परमाणु समान अवस्था में किसी अन्य परमाणु के साथ बंधन बनाने में सामर्थ्य नहीं होते हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन वही जब देखते हैं हीलियम और नियोन एक दोनों को तो अगर उत्तेजित करते भी हो तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ d ऑर्बिटल नहीं है, न आपका हीलियम में है और न नियोन में है। इसलिए इनके परमाणु को आप उत्तेजित भी करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पाता है। तो आज तक वैज्ञानिकों ने प्रयास किया लेकिन हीलियम, नियोन और एक आर्गन एक तीनों तत्व का आज तक कोई अस्थायी कंपाउंड नहीं बन सका। बात समझिएगा। लेकिन क्रिप्टन के कुछ कंपाउंड बने हैं लेकिन अस्थायी बना है, वो भी क्षणिक बना है, ज्यादा देर नहीं टिका। तब वही नील्स बार्टलेट ने आपका जेनोम का अध्ययन किया। किसने? नील्स बार्टलेट ने जब जेनोम का अध्ययन कर रहा था तो वही कल तुम लोग को बता रहे थे कि जेनोम का आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन के आयनन ऊर्जा के लगभग थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन लगभग समान होता है। वही नील्स बार्टलेट ने जब देखा कि जेनोम का जब आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन के आयनन ऊर्जा के लगभग बराबर है, एक मतलब है कि ऑक्सीजन की भांति जेनोम भी मतलब
अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ अगर आता है तो उस परिस्थिति में यह कारक आघूर्ण का काम करता है। जिस तरह से फ्लोरीन के संपर्क में ऑक्सीजन जब आता है तो अब कारक का लक्षण दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से जेनॉन भी जब फ्लोरीन के संपर्क में आता है तो वहां पर वो भी अब कारक का लक्षण दिखाता है। ये बात किसने खोज किया? नील्स बार्टलेट ने किया। और वही नील्स बार्टलेट ने कहा कि जेनॉन भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है या बॉन्ड बना सकता है। तो याद करेंगे सभी विद्यार्थी कि एक ग्रुप नंबर 18 में अर्थात नोबेल गैस में जितने भी नजर के सामने तत्व आपको के हैं उसमें बताओ सबसे छोटा आकार किसका है? हीलियम का है कि नहीं है? तो हीलियम परमाणु जो है जिसका आकार देखिए छोटा है और हकीकत में हीलियम का घनत्व सबसे कम होता है। और हीलियम का घनत्व सबसे कम होता है, यही वजह है कि हीलियम का प्रयोग जो होता है, जो वायुयान जो होते हैं, जो जहाज होते हैं, उनके टायर के ट्यूब भरने में हीलियम का ही प्रयोग होता है। जैसे गुब्बारा देखते हो, बैलून देखते हो, तो उस बैलून में भी देखिए हीलियम गैस का प्रयोग आप करते हैं, क्योंकि इसकी घनत्व कम है, ये सबसे हल्का एक गैस है। इससे भी हल्का है तो हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन सक्रिय गैस है, लेकिन हीलियम एक निष्क्रिय गैस है। ये हीलियम देखिए का उपयोग आज कोरोना की स्थिति में तो देख रहा है, लोगों को देख रहे हो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑक्सीजन की जो सिलेंडर जो रोगियों के लिए जो उपलब्ध कराया जा रहा है, उस सिलेंडर में प्योर ऑक्सीजन गैस नहीं होते हैं, बल्कि उस ऑक्सीजन गैस के साथ हीलियम गैस जो है भी सिलेंडर में भरा जाता है। या देखिए अंतरिक्ष में जाते हैं या जल के अंदर गोताखोर हो जाता है, वह भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है, लेकिन उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में याद करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम का भी प्रयोग होता है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि हीलियम का प्रयोग कल ही बता रहे थे कि हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा है। अगर कहीं पर देखिए, अगर शीतक के रूप में कहीं पर भी तापमान अगर कम करना हो तो वहां पर हीलियम का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। बात समझ रहे तुम लोग? तो हीलियम का प्रयोग आपके जीवन में बहुत जगह होती है। आप देखा जाए तो हीलियम के परमाणु का आकार यानी त्रिज्या सबसे छोटा होता है। इससे देखिए आपका इसमें 2 कक्षा हो गया, 3 कक्षा, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो कक्षाओं की संख्या भी बढ़ते जा रही है। इसका मतलब कि इसके परमाणु का त्रिज्या जो है वह बढ़ते चला गया। तो हीलियम का सबसे छोटा हो गया और रेनॉन का आकार सबसे बड़ा हो गया। नहीं, इसलिए कहते हैं आयनन ऊर्जा की बात रही, इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कही, तो हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आज के डेट में नामुमकिन कहा जाए। चाहे कितना भी ऊर्जा हम देते हैं, लेकिन वहां से बताओ इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसका आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा है, लेकिन वही कहा जाए रेनॉन जिसके आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम है। लेकिन एक तो तुम्हारा रेडियो सक्रिय तत्व है, तो बाकी बच गया जेनॉन जिसका आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम है। इसलिए ये नॉन के साथ एक्सपेरिमेंट जो है वह सक्सेस किया, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में वैज्ञानिक सफल कर लिया जेनॉन से। इसलिए आज के डेट में अगर नोबेल गैस की बात करते हो तो जेनॉन के लेकर करते हैं, और जेनॉन की स्टोरी 12 क्लास से आपका स्टार्ट हो जाता है और आगे जाने के बाद इसकी कहानी और अभी आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है, फिर एमएससी करते हैं, पीजी करेंगे वहां पे और इसकी स्टोरी लंबी हो जाती है। तो इस तरह से इसका आयनन ऊर्जा का मान जो है सबसे ज्यादा हीलियम का है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी है वो हीलियम के लिए सबसे ज्यादा है, लेकिन वही रेनॉन और जेनॉन के लिए सबसे कम होता है। बस समझे? तो इस तरह से देखा जाए, आप लोग कहते हैं कि सामान्य अवस्था में अगर चला जाए तो इसका प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो क्या ये बताओ इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है? क्या इस पर कोई चार्ज आ सकते हैं? तो जब कोई चार्ज नहीं आता है तो वही कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है
जीरो होता है, या जिसका संयोजकता भी जीरो कर सकते हो, बैलेंसी भी जीरो कर सकते हो, संयोग करने की क्षमता जीरो कर सकते हैं। लेकिन वही देखा जाए अगर ग्राउंड स्टेट में लाते हैं, मतलब चूंकि आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन ये सब के पास देखिए डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा देखिए खाली है। तो अगर हम चाहें तो देखिए ऐसे तो नील्स वाटलिक ने जेनॉन पर एक्सपेरिमेंट किया है। अब इसका एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी सब पेयर है। लेकिन अगर इसको एक्सटर्नल एनर्जी अगर मिले, बाहर से ऊर्जा दिया जाए, तब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यानी जंप कर सकता है। तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बताओ जब यहाँ पर जंप कर जाएगा तब तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल गया, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान -2 कहिएगा। उससे भी ज्यादा उत्तेजित करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर चला गया, तब देखिए यहाँ भी अनपेयर्ड हो गया, ई अनपेयर्ड हो गया, ई अनपेयर्ड है, ई अनपेयर्ड है, तब 2 और 2 4 अनपेयर्ड हो गया। तब यहाँ से कहोगे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। इसके बाद और एक्साइट करोगे तब एक इलेक्ट्रॉन बताओ यहाँ पर चल जाएगा, आएगा नहीं? तो इसका मतलब कुछ सोचा जाए तो 3 और 3 6 यानी +6 इसका इलेक्ट्रॉन स्टेट हो जाएगा, यानी कहने को तो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। अगर इसके बाद भी एक्साइट करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन भी बताओ यहाँ पर आ सकता है ना, तो एक मतलब कुछ सोचा जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 अनपेयर्ड हो गया, ये तो 4 और 4 क्या हो गया? 8 हो गया। तो ऐसे देखा जाए कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था उत्तेजित अवस्था में लेते हो तब +2 +4 +6 +8 होता है। भले ही +8 अवस्था में अगर ये कंपाउंड का अगर निर्माण करता है तो भले ही कहिए कि वह स्टेबल नहीं होता है, लेकिन आप बनाने के लिए बना सकते हैं। इसलिए देखता है कि जेनॉन फ्लोरीन जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है, इसलिए जेनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके देखिए जेनॉन यानी 4 तरह के फ्लोराइड बनाता है, जो कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपने देखा 4 तरह का हुआ, तो यानी +2 पर लिए, +4 पर लिए, +6 लिए, +8 लिए, यानी जेनॉन डाइफ्लोराइड हो गया, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, ऑक्टाफ्लोराइड। तो 4 तरह के देखिए कंपाउंड बना सकता है, जिसमें पहला देखिए पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो यहाँ S यहाँ P में 3 और D में 1, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन उसका बन जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और जाते हो यहाँ जाते हो तो sp3d2 हो जाएगा, यानी दूसरा हाइब्रिडाइजेशन होगा +4 पर। अगर +6 पर चलते हैं तो sp3d3 हो जाएगा, नहीं तो H का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और जंप करता है तो sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि अनस्टेबल होता है। तो ये 3 को जो तुम्हारे नजर के सामने हो गया, एक तुम्हारा स्टेबल होता है, और हाइब्रिडाइजेशन कैसा है उसका माने आकार कैसा होगी ये तो पहले ही आप लोग को बताए हैं कि sp3d का मतलब कि 5 ऑर्बिटल है, s का 1, p का 3 और d का 1, तो 5 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ हुआ है, इसलिए हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड बोलते हैं, या माने ट्राइगोनल पिरामिड भी कर सकते हैं, त्रिभुजीय पिरामिड कर सकते हो। ये जो sp3d2 कहते हो, ये बताओ अष्टफल ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और sp3d3 है तब पेंटागोनल बाइपिरामिड कहोगे, पंचभुजीय द्विपिरामिड। चूंकि हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज पहले भी दिए हैं, और नहीं तो एक आदमी फिर तुम लोग को हम सिखाएंगे हाइब्रिडाइजेशन। एक जेनॉन फ्लोरीन के साथ भी रिएक्शन किया, एक जेनॉन देखिए ऑक्सीजन के साथ भी यानी ट्राइऑक्साइड टेट्राऑक्साइड बनाया, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाया,
तो इस तरह से जेनॉन आज के डेट में इतनी सारी कंपाउंड बना दिया कि आप लोग अपर क्लास में इसका बारीक बारीक से अध्ययन करोगे तो लगेगा कि वस्तुतः अब नोबेल गैस है, इनर्ट गैस के लायक ही नहीं है, नोबेल गैस हकीकत में है। लेकिन इसके एटम को एक्साइट करने के लिए कंटिन्यू एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये समझने से विद्यार्थी नोबेल गैस की यही कहानी थी, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगले दिन इस चैप्टर का थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे और यूज बताएंगे कहां पर और इसका प्रयोग करते हैं। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट। ठीक है।